नमस्कार दोस्तों। आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी पेपर 2 के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक काव्य के तत्व को समझेंगे। इस टॉपिक से परीक्षा में सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आज हम सबसे पहले इसके सभी तत्वों को आसान भाषा में समझेंगे और अंत में इससे जुड़े महत्वपूर्ण पीवाईक्यू भी करेंगे। तो शुरू करते हैं काव्य के तत्व। यह टॉपिक है हमारा। सबसे पहले काव्य की परिभाषा क्या है यह जानेंगे। भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों द्वारा दी गई काव्य की परिभाषाओं का उल्लेख करें। काव्य के स्वरूप की विवेचना कीजिए। आंसर है इसका, काव्य पोइट्री साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग रहा है, इसलिए उसके लक्षण, व्याख्याएं, परिभाषाएं भी स्वभावतः पर्याप्त है। भारतीय पाश्चात्य विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से कविता की परिभाषा दी है। यहाँ हम कुछ परिभाषाओं का उल्लेख करेंगे। भारतीय आचार्यों के मत। भारतीय आचार्यों ने अत्यंत प्राचीन काल से काव्य का सूक्ष्म विवेचन करने और उसके स्वरूप निर्धारण का प्रयास किया है। आचार्य भामह ने काव्य का लक्षण स्पष्ट करते हुए लिखा है, शब्दार्थो सहितो काव्यम, किंतु शब्द और अर्थ को काव्य की संज्ञा देना अभिव्याप्ति दोष है। फिर भी परवर्ती आचार्यों ने भामह के लक्षण को मान्यता दी है। दूसरे आचार्य विश्वनाथ जी ने साहित्य दर्पण में साहित्य का लक्षण देते हुए लिखा है कि वाक्याम रसात्मक काव्यम, वेरी इंपॉर्टेंट, अर्थात रसात्मक या हृदय में पूर्ण आनंद देने वाले वाक्य को ही काव्य कहते हैं। साहित्य दर्पण 14वीं शताब्दी में लिखा गया ग्रंथ है। आचार्य विश्वनाथ जी ने 14वीं शताब्दी में इस ग्रंथ को लिखा। और इसकी भाषा संस्कृत है। साहित्य दर्पण की भाषा संस्कृत है। ये भाषा संस्कृत में लिखा हुआ ग्रंथ है। इसमें रस, ध्वनि, अलंकार, रीति गुण, दोष, नाटक आदि का विवेचन मिलता है। साहित्य दर्पण में रस, ध्वनि, अलंकार, रीति गुण, दोष, नाटक आदि का विवेचन मिलता है। इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं, सारी एग्जाम में हर बार पूछी जाती हैं। इस परिभाषा का सबसे सुंदर माना गया है पंडित राज जगन्नाथ की परिभाषा भी कुछ आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा से मिलती जुलती है। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ के प्रतिपादक शब्द को काव्य कहते हैं। यह परिभाषा अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि उपयुक्त दोनों परिभाषाओं को मिला लिया जाए तो काव्य परंपरा से यह सर्वोत्तम परिभाषा कही जा सकती है, जो इस प्रकार होगी। काव्य उस भावपूर्ण रमणीय रचना को कहते हैं जो मानव हृदय को प्रभावित कर चित्त में एक अलौकिक आनंद का संचार करती है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है परिभाषा, हर बार एग्जाम में पूछी जाती है। पाश्चात्य विद्वानों के मत है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र द्वारा प्रस्तुत काव्य के लक्षणों को हम दो वर्गों
या दो भागों में बांट सकते हैं। पहला वर्ग है काव्य के बाह्य पक्ष को पर अधिक बल देता है। इस वर्ग में प्लेटो, अरस्तु, ड्राइडन, जॉनसन, मैथ्यू ऑर्नाल्ड आदि विद्वान आते हैं। दूसरा वर्ग है जो काव्य के आत्म तत्व पर बल देता है। इस वर्ग में रोमांटिक काव्य धारा के कवि और आलोचक आते हैं, जिसमें वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, शैले, लेहंट और एडगर एलन पो आते हैं। कुछ विद्वानों के मत यहाँ प्रस्तुत है। सबसे पहले है अरस्तु। पाश्चात्य काव्य शास्त्र के जनक अरस्तु ने सर्वप्रथम काव्य शास्त्रीय दृष्टि से कविता की परिभाषा करते हुए लिखा है, पोइट्री इज एन इमिटेशन ऑफ नेचर थ्रू द मीडियम ऑफ लैंग्वेज। इसका मतलब है काव्य कला भाषा के माध्यम से प्रकृति का अनुकरण है। काव्य कला भाषा के माध्यम से प्रकृति का अनुकरण है। अनुकरण का मतलब है नकल करना। डॉक्टर जॉनसन ने कविता की परिभाषा करते हुए कहा है, पोइट्री इज द आर्ट ऑफ यूनिटिंग प्लेजर विद ट्रुथ बाय कॉलिंग इमेजिनेशन टू हेल्प टू रीजन। इसका अर्थ है कविता वह कला है जो कल्पना की सहायता से विवेक द्वारा सत्य और आनंद का संयोजन करती है। संयोजन मतलब जोड़ती है। इम्पोर्टेंट परिभाषा है। अगले विद्वान है वर्ड्सवर्थ। प्रसिद्ध रोमांटिक कवि वर्ड्सवर्थ ने कहा, पोइट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। अर्थात कविता उत्कट अनुभूतियों का सहज उच्छलन है। इसका क्या अर्थ है? कविता उत्कट अनुभूतियों का सहज उच्छलन है। इसका अर्थ है कवि के मन में बहुत गहरी और तीव्र भावना को स्वाभाविक रूप से बाहर प्रकट होना। के मन में गहरी और तीव्र भावना को स्वाभाविक रूप से बाहर प्रकट होना। उत्कट का मतलब है बहुत तीव्र। आसान भाषा में हम समझेंगे इसकी परिभाषा। अनुभूति का मतलब है मन में महसूस किया गया भाव। सहज होता है स्वाभाविक, और उच्छलन होता है बाहर निकलना या प्रकट होना। इसलिए कवि के मन में गहरी और तीव्र भावनाओं का स्वाभाविक रूप से बाहर प्रकट होना इसका सरल परिभाषा है। अगले विद्वान है कॉलरिज। अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि और आलोचक कॉलरिज ने कहा, पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड इन द बेस्ट ऑर्डर। अर्थात कवि ऐसी रचना है जिसमें श्रेष्ठतम शब्द श्रेष्ठतम क्रम से प्रयुक्त होते हैं। अगले विद्वान है वाल्तेर। फ्रांसीसी लेखक और आलोचक वाल्तेर ने कविता की परिभाषा देते हुए कहा, वन मेरिट ऑफ पोइट्री फ्यू पर्सन विल डेनी।
इट सेज मोर एंड इन फेवर वर्ड्स देन प्रोज। अर्थात कविता गद्य की अपेक्षा कम शब्दों का प्रयोग करके बहुत अधिक कहने की क्षमता रखती है। अगले विद्वान हैं पी.वी. शैले। कविता की परिभाषा देते हुए लिखते हैं, पोएट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट्स ऑफ द हैप्पीएस्ट एंड बेस्ट माइंड्स। अर्थात कविता सर्वमुखी और सर्वोत्तम मनों के सर्वोत्तम और सर्वसुखपूर्ण क्षणों का लेखा है। उपयुक्त सभी परिभाषाओं के मुकाबले हमें चैम्बर्स शब्दकोश चैम्बर्स डिक्शनरी में दी गई कविता की परिभाषा अधिक उपयुक्त जान पड़ती है। उसमें लिखा है, पोइट्री इज एन आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग इन मेलोडियस वर्ड्स थॉट्स विच आर द क्रिएशन ऑफ इमेजिनेशन एंड फीलिंग्स। अर्थात कल्पना और अनुभूति से उत्पन्न विचारों को मधुर शब्दों में अभिव्यक्त करने की कला कविता है। हिंदी विद्वानों के मत। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवियों और आलोचकों ने संस्कृत काव्य शास्त्र एवं पाश्चात्य काव्य परिभाषाओं का सार संचय करते हुए काव्य की जो परिभाषाएं दी है वे पर्याप्त, समन्वित और सारगर्भित है। कुछ विद्वानों के मत यहाँ प्रस्तुत है। सबसे पहले विद्वान है श्याम सुंदर दास के अनुसार काव्य वह है जो हृदय में आनंद या चमत्कार की सृष्टि करे। अगले विद्वान है गुलाब राय की परिभाषा देते हुए कहते हैं, काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रिया का श्रेय की प्रेय देने वाली अभिव्यक्ति है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल वेरी इम्पोर्टेंट ने कविता की परिभाषा इस प्रकार की है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। इम्पोर्टेंट परिभाषा है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। जयशंकर प्रसाद के शब्दों में काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। यह एक श्रेयमयी प्रेय रचनात्मक ज्ञान धारा है। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं, कविता एक ऐसी भाषाई अभिव्यक्ति है जो विचार अथवा ज्ञान को संवेदना से मिलाती हुई मनुष्य को आनंद प्रदान करके उसके व्यक्तित्व का विकास करती है। आगे है, काव्य के प्रमुख तत्वों की विवेचना कीजिए। अब काव्य के प्रमुख तत्वों को हम आसान भाषा में समझेंगे। वेरी इम्पोर्टेंट। आंसर है इसका, पाश्चात्य काव्य लक्षणों में जिन तत्वों को बार बार उल्लेख हुआ है उन तत्वों का संयोजन और निर्देश सबसे पहले प्रसिद्ध विद्वान विनचेस्टर ने दिया। ये तत्व हैं भाव तत्व, कल्पना तत्व, बुद्धि तत्व एवं शैली तत्व। ये चार तत्व दिए हैं प्रसिद्ध विद्वान विनचेस्टर ने। प्राय सभी पाश्चात्य विद्वानों ने उक्त तत्वों के महत्व को स्वीकार किया। इतना आवश्यक है कि विभिन्न कवियों और विद्वानों ने अपनी अपनी स्थिति और रुचि के अनुसार किसी एक तत्व को अधिक महत्व दिया है। जैसे मिल्टन, वर्ड्सवर्थ आदि ने काव्य के भाव तत्व पर अधिक जोर दिया है।
तो मैथ्यू और ओनाल्ड और जॉनसन ने बुद्धि तत्व के प्रधान को माना है। शेक्सपियर कल्पना तत्व को अधिक उन्मेषशाली रूप में देखते हैं, तो कार्लाइल और कोलरिज ने कला या शैली तत्व को अधिक प्रकाशित किया है। काव्य तत्वों का विवेचन इस प्रकार है। पहला है भाव तत्व। काव्य तत्वों में भाव तत्व सर्वप्रमुख और प्रथम है। काव्य तत्वों में भाव तत्व सर्वप्रमुख और प्रथम है। यही तत्व कविता को शेष साहित्य से अलग करता है। भाव तत्व का संबंध सहृदयता और संवेदनात्मकता से है। कवि अपने पाठक या श्रोता को प्रमुखतः अपनी संवेदना ही प्रेषित करता है। कवि जैसा अनुभव करता है उसको उसी रूप में पाठक तक पहुंचाने में उसकी कृतकृत्यता है। कृतकृत्यता का मतलब है अपने आप को पूर्णतः संतुष्ट या सफल महसूस करना। पूर्णतः संतुष्ट या सफल महसूस करना। यानी यह अनुभव होना कि जो करना था वह पूरा हो गया है। सरल भाषा में समझेंगे, पूर्ण संतोष। या सफल होना। सफल होने की अनुभूति। काव्य तत्वों में भाव तत्व सर्वप्रमुख और प्रथम है। यही तत्व कविता को शेष साहित्य से अलग करता है। भाव तत्व का संबंध सहृदयता और संवेदनात्मकता से है। कवि अपने पाठक या श्रोता को प्रमुखतः अपनी संवेदना ही प्रेषित करता है। कवि जैसा अनुभव करता है उसको उसी रूप में पाठक तक पहुंचाने में उसकी कृतकृत्यता है। कृतकृत्यता का मतलब पूर्णतः संतुष्ट या सफल होना। सब भाषा में, सरल भाषा में पूर्ण संतोष होना, सफल होने की अनुभूति करना। भाव के विषय में कहा गया है कि मनुष्य के हृदय में बाह्य जगत की संवेदनाओं के कारण विकार उठते हैं। वे परस्पर मिलकर भाव की संज्ञा प्राप्त करते हैं। मानव अपनी संवेदनशीलता के कारण ही तो मानव है। मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। सच ही कहा है। काव्य तथा अन्य ललित कलाओं का प्रमुख उद्देश्य मनुष्य को अधिकाधिक संवेदनशील अर्थात भावशील बनाना ही है। इसी कारण रागात्मक कविता की पहली शर्त है भाव की परिपक्व अवस्था को भारतीय आचार्यों ने रस माना है। रस ही काव्य की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। विभिन्न स्थायी भाव उचित संपोषण पाकर स्थायी भाव रस दशा में परिणत हो जाते हैं। रस दशा का चरम ही आनंद प्राप्ति का क्षण है। अतः भाव को कविता का प्रमुख तत्व ठीक ही कहा गया है। दूसरा तत्व है कल्पना तत्व। काव्य निर्माण में कल्पना का विशेष महत्व है। शेक्सपियर कहते हैं कि कल्पना अज्ञात वस्तुओं को भी रूपाकार देती है, शून्य वस्तु को भी सत्ता प्रदान करती है। ये शेक्सपियर ने कहा। कल्पना के बिना कविता बेजान बन जाती है। कल्पना अनुभूत वस्तुओं के मानसिक बिंबों की पुनर्रचना है। स्मृति और कल्पना में यही अंतर है।
स्मृति अतीत के अनुभवों और बिंबों को ज्यों का त्यों सामने लाती है और कल्पना उन्हें नया रूप देकर प्रस्तुत करती है। संस्कृत आचार्यों ने जिसे प्रज्ञा, प्रतिभा या भावना कहा, वही कल्पना है। आचार्य शुक्ल भावना और कल्पना में अभिन्नता मानते हुए कहते हैं, जो वस्तु हम से अलग है, इससे हमें दूर प्रतीत होती है, उसकी मूर्ति मन में लाकर उसके सामीप्य का अनुभव कराना उपासना है। साहित्य वाले इसे भावना कहते हैं, आजकल के लोग कल्पना। कल्पना भी दो प्रकार की होती है, नियंत्रित तथा अनियंत्रित। अनियंत्रित कल्पना तो विक्षिप्तों के लिए है। काव्य में कल्पना को बौद्धिक संचरण में भाव की अनुकूलता से चलना पड़ता है, क्योंकि वह विषय वस्तु से जुड़ी होती है। कल्पना का काव्य के अलंकरण में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। प्रतीकों, उपमानों आदि की योजना भी वही करती है। कल्पना यदि मूल भाव के विरुद्ध हो तो उसे काव्य में स्थान नहीं दिया जा सकता। अगला तत्व है बुद्धि तत्व। मानव की कोई भी क्रिया बुद्धि के बिना संभव नहीं है, यह सत्य है। बुद्धिहीन कार्य कभी भी प्रशंसनीय नहीं माना जाएगा। काव्य में बुद्धि भावना की आधार भूमि प्रस्तुत करती है। भाव के जागृत होते ही वर्ण वस्तु को उचित स्थान पर सजोना, उसे क्रम और औचित्य प्रदान करना बुद्धि का कार्य है। भावों को अधिकाधिक स्पष्ट करने का कार्य भी बुद्धि को ही करना पड़ता है। बुद्धि कल्पना को भी नियंत्रित करती है और शैली को भी समन्वित करती है, परंतु काव्य में वह अनुभूति अपना अनुशासन स्थापित कर ले, इसकी ओर सजगता की आवश्यकता है। वैसे तो आज के युग में नई कविता में बुद्धि तत्व की कुछ अधिकता हो चली है, किंतु हमारा मानना है कि नई कविता में भाव का अंश जितना कम होगा उतना ही कम आनंद देने वाली वह होगी। वह आनंद मात्र बौद्धिक होगा, जबकि कविता तो खास तौर से अनुभूति प्रधान होनी चाहिए। अगला तत्व है शैली तत्व। शैली काव्य का मूर्त रूप है। शब्द चयन, उसका विन्यास, कहने का ढंग आदि सभी बातें शैली के अंतर्गत आती है। अतः कहा जा सकता है कि शैली काव्य का शरीर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसके बिना काव्य के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भाव, बुद्धि, कल्पना कविता की आत्मा है, किंतु शैली रूप शरीर के बिना उसका कोई आकार नहीं। प्रसिद्ध विद्वान पोप ने कहा था, स्टाइल इज द मैन, अर्थात शैली ही व्यक्ति है। इसका तात्पर्य है कि इसका मतलब है काव्य का बाहरी विधान होते हुए भी शैली तत्व को कलाकार के व्यक्तित्व से अलग करके नहीं देखा जा सकता। व्यक्तित्व के समान ही प्रत्येक कवि की एक निराली शैली होती है। कलाकार अपनी रचना में बुद्धि तत्व की सहायता से सत्य और शिव का संग्रह करता है, तो शैली तत्व की सहायता से वह उसमें सुंदरम की योजना करता है। प्रत्येक कवि लेखक की रचना में उसकी शैली के दो रूप होते हैं। एक तो प्रत्येक कवि की शैली उसकी भाषा और साहित्य के ऐतिहासिक विकास क्रम के साथ बंधी रहती है, इसे हम ऐतिहासिक तत्व कहते हैं। दूसरे, उसकी शैली में उसकी व्यक्तिगत दृष्टि और स्वभाव की प्रतिछाया अद्भुत होती है। इसे हम शैली का व्यक्तित्व कहते हैं। संक्षेप में हम इतना ही कह सकते हैं कि साहित्यकार के अमूर्त भावों और विचारों को आकर्षक मूर्त स्वरूप प्रदान करने का कार्य शैली तत्व ही करता है।
अब हम इसके PYQs करेंगे। काव्य की परिभाषा, तत्व एवं गुण, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, प्राचीन काल में काव्य शब्द अपने व्यापक अर्थ में किसके लिए प्रचलित था? आंसर है साहित्य के लिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं सारे। अगला प्रश्न है, किस एक कारण से साहित्य के लिए प्राचीन काल में काव्य शब्द का प्रयोग किया जाता था? आंसर है छंदोबद्ध रूप के कारण। अगला प्रश्न है, वर्तमान में काव्य शब्द का अर्थ संकुचित रूप में किस साहित्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ललित साहित्य के लिए वर्तमान में काव्य शब्द का संकुचित रूप में साहित्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, काव्य का लक्षण सर्वप्रथम किस आचार्य ने प्रस्तुत किया? आंसर है भरत मुनि ने। भरत मुनि ने काव्य का लक्षण सबसे पहले प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, भरत मुनि ने नाट्य को किस शब्द से पुकारा था? आंसर है काव्य शब्द से। भरत मुनि ने नाट्य को काव्य शब्द से पुकारा था। अगला प्रश्न है, किस आचार्य ने सर्वप्रथम चमत्कार को अलंकार आश्रित माना? आंसर है आचार्य भामह ने। आचार्य भामह ने सबसे पहले चमत्कार को अलंकार आश्रित माना। अगला प्रश्न है, काव्य के कितने तत्व माने जाते हैं? आंसर है 4 तत्व। काव्य के कितने तत्व माने जाते हैं? 4 तत्व माने जाते हैं। कौन कौन से हैं? काव्य के प्रमुख तत्वों के नाम हैं भाव तत्व, बुद्धि तत्व, कल्पना तत्व और शैली तत्व। अभी हमने थ्योरी में पढ़ा, सारे तत्व मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनकी व्याख्या सहित हमने इनको समझा था। आए हुए क्वेश्चन है सारे इम्पोर्टेंट। ये इसके 4 तत्व है। पहला है भाव तत्व, बुद्धि तत्व, कल्पना तत्व और शैली तत्व। अगला प्रश्न है, काव्य के मूल रूप से 2 पक्ष कौन कौन से हैं? मूल रूप से 2 पक्ष कौन कौन से हैं? पहला है भाव पक्ष और दूसरा है कला पक्ष। भाव पक्ष और कला पक्ष काव्य के मूल रूप से 2 पक्ष हैं। अगला प्रश्न है, काव्य में भाव पक्ष के अंतर्गत किसे स्थान दिया जाता है? आंसर है विषय सामग्री को काव्य में भाव पक्ष के अंतर स्थान दिया जाता है। अगला प्रश्न है, काव्य में कला पक्ष के अंतर्गत किसे स्थान दिया गया है? भाषा शैली को। आंसर है इसका भाषा शैली को काव्य में कला पक्ष के अंतर्गत स्थान दिया गया है। अगला प्रश्न है, अनुभूति पक्ष को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? आंसर है भाव पक्ष के नाम से। अनुभूति पक्ष को दूसरे नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, अभिव्यक्ति पक्ष को किस दूसरे नाम से जाना जाता है?
आंसर है कला पक्ष के नाम से। अनुभूति अभिव्यक्ति पक्ष को कला पक्ष के नाम से जाना जाता है। काव्य में भाव पक्ष का अभिप्राय किससे होता है? आंसर है काव्य रचना के उस विषय से जिसे आधार बनाकर भाव प्रकट किए जाते हैं। काव्य में भाव पक्ष का अभिप्राय काव्य रचना के उस विषय से जिसे आधार बनाकर भाव प्रकट किए जाते हैं से होता है। अगला प्रश्न है काव्य में विविधता और विस्तार क्यों किया जाता है? काव्य में विविधता और विस्तार क्यों किया जाता है? आंसर है काव्य को एक रसता से बचाने के लिए। अगला प्रश्न है काव्य में बुद्धि तत्व का संबंध किससे माना है? आंसर है विचारों के संतुलन से। विचारों के संतुलन से काव्य में बुद्धि तत्व का संबंध होता है। मौलिकता, उदारता, परोक्षता, सीमितता और उपयोगिता को किस काव्य तत्व से जोड़ा जाता है? आंसर है बुद्धि तत्व से। बुद्धि तत्व से मौलिकता, उदारता, परोक्षता, सीमितता और उपयोगिता बुद्धि तत्व काव्य तत्व से जोड़ा जाता है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न पर। मनोभावों के 3 भाग कौन कौन से हैं? आंसर है भावना, ज्ञान और संकल्प। भावना, ज्ञान और संकल्प मनोभावों के 3 भाग हैं। अगला प्रश्न है कल्पना तत्व किसे कहते हैं? कल्पना तत्व किसे कहते हैं? प्रतिभा का अभिनव प्रयोग ही कल्पना तत्व है, जो परोक्ष वस्तु भाव या दृश्य के मानसिक चित्रण से प्रकट होता है, उसको कल्पना तत्व कहते हैं। आगे बढ़ते अगले प्रश्न पर। बुद्धि तत्व के विषय क्या है? आंसर है लोक व्यवहार तथा शास्त्र का ज्ञान ही बुद्धि तत्व के विषय हैं। बुद्धि तत्व के विषय लोक व्यवहार तथा शास्त्र का ज्ञान ही बुद्धि तत्व के विषय हैं। अगला प्रश्न है शैली को ड्रेस ऑफ थॉट किसने माना? आंसर है पॉप। अलेक्जेंडर पॉप ने शैली तत्व को ड्रेस ऑफ थॉट माना। शैली तत्व को काव्य का क्या माना जाता है? शैली तत्व को काव्य का शरीर माना जाता है। आंसर इसका काव्य का शरीर। भाव और शैली तत्वों के द्वारा किस किस की रचना मानी जाती है? आंसर है भाव तत्व से सत्य की और शैली तत्व से सुंदरतम की रचना मानी जाती है। भाव तत्व से सत्य की ओर, शैली तत्व से सुंदरम की रचना मानी जाती है। भाव और शैली तत्वों की रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न है किसी भी रचना में सरलता, स्पष्टता, अलंकरण और कलात्मक किसका समावेशन करता है? आंसर है सौंदर्य का। सौंदर्य का सरलता, स्पष्टता, अलंकरण और कलात्मकता का समावेशन होता है सौंदर्य का। अगला प्रश्न है पश्चिमी देशों के साहित्य में शैली तत्व को क्या माना गया है? आंसर है व्यक्तित्व का प्रतिरूप। स्टाइल इज द मैन हिमसेल्फ। पश्चिमी देशों के साहित्य में शैली तत्व को माना गया है व्यक्तित्व का प्रतिरूप। स्टाइल इज द मैन हिमसेल्फ। अगला प्रश्न है काव्य के गुण कौन कौन से हैं? काव्य के 3 गुण हैं।
माधुर्य, ओज, प्रसाद। काव्य के 3 गुण हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारतीय दृष्टिकोण से काव्य के कितने भेद हैं? भारतीय दृष्टिकोण से काव्य के प्रमुख 2 भेद हैं। कौन कौन से? पहला है दृश्य काव्य, दूसरा है श्रव्य काव्य। काव्य के दृष्टिकोण से काव्य के 2 भेद है, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। ये हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न हो चुके हैं। अभ्यास पूर्ण हुआ। काव्य लक्षण, तत्व और काव्य गुणों संबंधित 27 प्रश्नों को हमने पूर्ण करे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने काव्य के तत्वों को समझा और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखा। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी की तैयारी के लिए जुड़े रहिए। अगली वीडियो में हम इसी तरह एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के प्रश्नों के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।